हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक्स, मौत बेचने वाले। स्वामी नहीं। उफ, इस नकली इंजेक्शन ने फिर एक जान ली थी। लेकिन असली और नकली दवाओं की तत्काल जांच करने का कोई उपाय भी तो नहीं है। आजकल पूरे देश में नकली दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही थी। कोई शैतान और नकली दवाइयों का निर्माण कर पूरे देश में मौत बेच रहा था। प्रतिदिन सैकड़ों मासूम जानें उस नकली दवाइयों का ग्रास बन रही थी। हाय मेरे लाल। सॉरी इंस्पेक्टर, इस बच्चे की मौत इस नकली दवाई के कारण हुई। इस शीशी को कब्जे में ले लो हवलदार राम सिंह। यस सर। पुलिस मुख्य अपराधी तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रही थी। दवाई विक्रेताओं के यहाँ छापे भी मारे जा रहे थे। तलाशी लो और संदिग्ध दवाई की एक एक शीशी की जांच करो। यस सर। नकली दवाइयों के विक्रेता भी इतने चालाक थे कि कानून उन्हें अपने शिकंजे में नहीं ले पाता था। सर, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद भी कोई संदिग्ध दवाई नहीं मिली। ओह, फिर असफल था। सॉरी मिस्टर, मुझे अफसोस है कि आपको बिना वजह कष्ट उठाना पड़ा। केवल सॉरी कह देने से आप नहीं बच सकेंगे इंस्पेक्टर। मैं आप पर मानहानि का दावा करूंगा। आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। इस तरह पुलिस विवश होकर रह जाती थी। उफ, विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला था कि यह नकली दवाई बेचता है। परंतु आश्चर्य, इस समय इसके स्टॉक में एक भी संदिग्ध दवाई नहीं मिली। कहीं अपराधी को पुलिस की कार्रवाई का पहले से ही तो पता नहीं चल जाता। जबकि पुलिस की इस विवशता से अपराधी का साहस बढ़ता ही जा रहा था। हा 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 हा। पुलिस इसी तरह सिर पटकती मर जाएगी, लेकिन मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। जग्गो, माल की खपत और बढ़ा दो। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में लाशें ही लाशें दिखाई दें और पूरे देश की दौलत मेरे कदमों पर हो। आप निश्चिंत रहें बॉस, ऐसा ही होगा। शाबाश। अब टेबल पर पड़ी अपनी अपनी रकम उठाओ और जाकर मौज उड़ाओ। धन्यवाद बॉस, आप महान हैं। मामला केवल नकली दवाओं का नहीं था, बल्कि जाली करेंसी का भी था, जो नकली दवाओं के साथ साथ ही पूरे देश में तेजी से फैलाई जा रही थी। असली और नकली नोटों में अंतर करना भी मुश्किल था। सुनो, उन सभी बैगों में एक एक लाख के नकली नोट हैं। मैं चाहता हूं कि वे 3 दिन के भीतर भीतर असली हो जाएं। हो जाएंगे बॉस, आप निश्चिंत रहें। इन दोनों ही मामलों में इन दोनों ही मामलों से पुलिस बुरी तरह परेशान थी। अपराधी अपराधी की हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। जहां एक तरफ नकली दवाइयों के कारण रोजाना सैकड़ों इंसानों की जानें जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जाली करेंसी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं पूछता हूँ, आप लोग हाथ पर हाथ रख के क्या कर रहे हैं? अपराधी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? सर, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोगों की कोशिशें ऐसी रही तो वह दिन दूर नहीं जब सरकार को पुलिस विभाग की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। सुनिए ऑफिसर्स, इन धंधों के पीछे जो लोग भी सक्रिय हैं, वे एक सप्ताह के भीतर भीतर पकड़े जाने चाहिए, वरना आप सभी अपने त्याग पत्र देने के लिए तैयार रहें। लेकिन सर, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आप लोग जा सकते हैं। परंतु जब अपनी पूरी कोशिशें करने के बावजूद भी पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब रही, तो गृह मंत्री जी पुलिस कमिश्नर को तलब करने पर मजबूर हो गए। मिस्टर सिंह, आप जाली नोट व नकली दवाओं वाले दोनों केसों की फाइलें मेरे सुपुर्द कर दीजिए। प्लीज सर, मुझे कुछ समय और दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपराधी जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। बेकार है। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि इन केसों को हैंडल करना आपके बस की बात नहीं है। अतः मैंने और अधिक समय नष्ट करने के बजाय ये दोनों केस सीक्रेट सर्विस के हवाले करने का फैसला कर लिया। मजबूरी में कमिश्नर साहब को दोनों केसों की फाइलें गृह मंत्री को सौंपनी पड़ी। अगले दिन गृह मंत्री ने सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी को बुलवा भेजा। मिस्टर मुखर्जी, नकली दवाइयों और जाली करेंसी वाले दोनों केस में आपके सपोर्ट करता हूँ। ये उन दोनों केसों की फाइलें हैं। और हाँ, इन दोनों अवैध धंधों में लगे मुजरिम जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए, वरना आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खतरनाक अपराधी पूरे देश के लिए आगे चलकर कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। आप निश्चिंत रहें सर, अपराधी जो कोई भी हो अब ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रह पाएंगे। जल्दी ही कानून का कठोर पंजा उनकी गर्दन पर होगा। गुड, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब आप जा सकते हैं। गृह मंत्री से विदा लेकर चीफ मुखर्जी वापस लौट पड़े। इधर कर्नल राघव की कोठी पर। राम भैया, आज हम सारा दिन तफरी में बाहर ही गुजारेंगे। पहले मॉर्निंग शो देखेंगे, फिर किसी होटल में लंच लेंगे, उसके बाद मैरुंड लेक चलेंगे, चलकर बोटिंग करेंगे, उसके बाद फिर इवनिंग शो देखेंगे और उसके बाद बस आगे का प्रोग्राम मैं समझ गया। फिलहाल तुम बनना संवरना बंद करो और जल्दी से घर से बाहर निकल चलो। शुक्र समझो कि डैडी किसी काम से बाहर गए और मम्मी घर के कामकाज में जुटी हुई, वरना समय से पहले ही तुम्हारी सारी इच्छाओं का गला घुट जाता। अरे तो यार चलो ना, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। परंतु जैसे भी कमरे से बाहर निकलने को ट्रेन ट्रेन, इस कमर फोन को भी इसी समय बजना रोना था। ठहरो, मैं देखता हूँ। हेलो, राम स्पीकिंग। बेटे राम,
मैं तुम्हारा चीफ अंकल बोल रहा हूँ, तुम तुरंत रहीम के साथ हेडक्वार्टर चले आओ। कोई विशेष बात चीफ? हाँ, लेकिन वह बात मैं तुम्हें फौरन फोन पर नहीं बता सकता। ठीक है चीफ, हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। शायद चीफ का फोन था। हाँ, उन्होंने हमें तुरंत हेडक्वार्टर बुलाया। वह तो मैं फोन की घंटी बजते ही समझ गया था कि इतनी सुबह यदि कोई हमारे प्रोग्राम का सत्यानाश कर सकता है वो चीफ ही हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप मिर्चें चलाना चबाना छोड़ो और मेरे साथ हेडक्वार्टर चलो। ठीक 15 मिनट पश्चात वे चीफ मुखर्जी के ऑफिस में उनके सामने बैठे थे। क्या बात है चीफ, आज काफी समय बाद हम आपको फिर अत्यंत गंभीर देख रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है मेरे बच्चों। आजकल देश में नकली दवाइयों और जाली नोट धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। इन नकली दवाइयों और जाली नोटों से न केवल अब तक सैकड़ों लोग बर्बाद हो चुके हैं, बल्कि हजारों मासूम एवं बेगुनाह इंसान काल का ग्रास बन चुके हैं। जबकि इन धंधों के पीछे लगे जहरीले सांप कानून और इंसानियत की बेबसी पर अठास लगाते हुए धन बटोर रहे हैं। कहकर चीफ ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। सब कुछ जानकर राम रहीम का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। आप चिंता न करें चीफ, इंसान की खाल में छुपे उन हिंसक भेड़ियों को हम पाताल से भी खोज निकालेंगे, जो अपने घिनौने स्वार्थ के लिए देश और मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है मेरे बच्चों की तुम्हारे रहते वे आस्तीन में छुपे सांप अब ज्यादा दिन तक आजादी की सांस नहीं ले पाएंगे। फिर भी इंसानी रूपी हिंसक भेड़ियों के विरुद्ध जो भी एक्शन लो सोच समझ कर लेना, क्योंकि जो लोग अब तक सैकड़ों इंसानों की जानें बिना वजह ही ले चुके हैं उनके लिए तुम दोनों की जान किसी कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखती। हम ध्यान रखेंगे चीफ। अब आप ये बताएं कि नकली दवाइयों का चक्कर अब तक किस क्षेत्र में ज्यादा प्रकाश में आया है? रामनगर में, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि वह सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। तब हम वहीं से अपनी खोजबीन आरंभ करेंगे। चलो रही। ओके चीफ, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम कल ही रामनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। कोई विशेष बात हुई तो हम वॉइस ट्रांसमीटर द्वारा आपसे संपर्क कर लेंगे। जाओ, ईश्वर तुम्हें जल्द से जल्द सफलता प्रदान करे। चीफ से विदा लेकर दोनों जैसे ही अपने घर के निकट पहुंचे, एक पड़ोसी के घर के भीतर और बाहर लगी भीड़ को देखकर वह बुरी तरह चौंक उठी। अरे, ये वर्मा अंकल जी के यहाँ भीड़ और पुलिस कैसी? वे बीमार थे, ईश्वर न करो उन्हें कुछ हो गया हो। चलो देखते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे छिटक गए। अरे राम रहीम! ओह, अंकल का स्वर्गवास हो गया। आश्चर्य है, वे इतने बीमार तो नहीं थे कि अचानक उनकी मौत हो गई। तभी उनका परिचित इंस्पेक्टर उनके पास आ पहुंचा। उनकी मौत स्वाभाविक ढंग से नहीं बल्कि एक नकली इंजेक्शन के कारण हुई है बेटे। एक प्रकार से उनकी हत्या हुई है। क्या? हाँ बेटे, आज सुबह वर्मा जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर जब एक डॉक्टर ने आकर उन्हें इंजेक्शन लगाया तो उसके कुछ देर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। जांच करने पर पता लगा कि वह इंजेक्शन नकली था। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह छूत की बीमारी फैलती फैलती हमारे शहर में भी आ पहुंची। बातें करते हुए तीनों लॉन में निकल आए। इंस्पेक्टर अंकल, क्या आपने डॉक्टर से पूछा कि वह इंजेक्शन उन्होंने कहाँ से खरीदा था? इंजेक्शन उन्होंने स्वयं नहीं खरीदा था, बल्कि यहीं के एक नौकर को भेजकर शहर के एक प्रसिद्ध मेडिकल स्टोर रतन मेडिको से मंगवाया था। तब तो आपको उसके मालिक को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसके लिए मैं अपने मातहतों को भेज चुका हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि उसे गिरफ्तार करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। कारण? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि नौकर ने इंजेक्शन की रसीद नहीं दी थी, अतः उसे मुकरने में देर नहीं लगेगी। फिर यदि हम उसे जबरदस्ती कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर भी ले तो वह बिना सबूत के कोर्ट से साथ छूट जाएगा। वैसे भी बेटे, रतन मेडिको का मालिक रतनलाल काफी पहुंच रखता है। बिना प्रमाण के उस पर हाथ डालना भी एक जोखिम भरा काम है। एक बार पहले भी उस पर हाथ डालने की वजह से एक इंस्पेक्टर सस्पेंड हो चुका है। क्या मतलब? क्या इससे पहले भी उसकी दुकान से खरीदी गई दवा से किसी की मौत हो चुकी है? हाँ, उसकी दुकान से खरीदी गई एक महंगी किंतु नकली दवा से एक स्कूल का बच्चा खत्म हो चुका है, जबकि कानून उसका बाल भी बांका ना कर सका। तभी एक पुलिस की जीप कोठी के प्रांगण में आकर रुकी। मेरे माथा आ गए। आओ देखें कि वे क्या खबर लाए। क्या रहा शमशेर सिंह? सर, पूरी सतर्कता से तलाशी लेने के बावजूद भी उनके यहाँ से कोई संदिग्ध दवाई अथवा इंजेक्शन नहीं मिला, और वह उस इंजेक्शन के अपने यहाँ से बेचे जाने से भी इनकार करता है जिससे कि मिस्टर वर्मा की मौत हुई है। अतः आपके आदेशानुसार हमने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। ये तुमने अच्छा ही किया शमशेर सिंह। अब तुम फोटोग्राफर को बुलाकर मिस्टर वर्मा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। राइट सर। सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों के जाने के बाद, सुन लिया राम, यदि मैं उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे बैठता तो शायद इस बार मुझे अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना होता। समझ रहा हूँ अंकल, लेकिन आप चिंता ना करें। इस बार उसका पाला हमसे पड़ेगा। चलो रही। अरे कहाँ चलती है तुम दोनों? कहीं मिस्टर रतन पर हाथ मत डाल बैठना, वरना भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। आप हमारी चिंता ना करें इंस्पेक्टर अंकल, बस तेल देखिए और इसकी धार। ओके, टाटा। कोठी से बाहर निकल कर, अब कहाँ चलने का विचार है राम भैया? सारे प्रोग्राम की तो हो गई छुट्टी। हमें इसी समय रतन मेडी को चलना है। आओ पीछे बैठो। फिर दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो बाजार की ओर चल पड़े, जो वहां से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ देर बाद वह रहा रतन मेडिको। लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है? बस उस दुकान से एक नकली इंजेक्शन खरीदना चाहता हूँ, नीचे उतरो।
मोटरसाइकिल से उतरकर राम एक कागज पर जल्दी जल्दी कुछ लिखने लगा। ये तुम क्या लिखने लगे? उसी इंजेक्शन का नाम जो मैं उसकी दुकान से खरीदूंगा। यही इंजेक्शन वर्मा अंकल जी को दिया गया था। ओ। लिखने के बाद राम ने जेब से नकली मूछें निकालकर होठों के ऊपर चिपकाई और बालों को हाथ से अस्त व्यस्त कर अकेला ही केमिस्ट की दुकान पर पहुंच गए। जनाब, मुझे जरा जल्दी है, कृपया ये इंजेक्शन निकाल दीजिए। एक मिनट। नया ग्राहक, इसे नकली इंजेक्शन आसानी से फेड़ा जा सकता है। भाई, बिल बुक इस समय नहीं है। बिना बिल के इंजेक्शन लेना हो तो मिल सकता है। कीमत 30 रुपए। अजी, बिल का क्या, मैं 4 डालूंगा। आप मुझे इंजेक्शन दीजिए, ये लीजिए 30 रुपए। केशव, पर्ची में लिखा इंजेक्शन इन साहब को जरा जल्दी ला कर दो। जी, बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि नकली माल इस समय भी इनके पास है। कुछ मिनट बीतने पर, इतनी देर हो गई, दवाई अभी तक नहीं आई। क्या आपका आदमी वह दवाई किसी दूसरे शहर से लेने गया है? बस 1 मिनट जनाब, अभी आ जाता है। लीजिए, आ गया। क्यों केशव, इतनी देर कैसे कर दी तुमने? जनाब, अब ये इंजेक्शन स्टॉक में और नहीं है। बड़ी मुश्किल से केवल यही एक पीस मिला है। ठीक है, लाओ। राम दवाई लेकर तुरंत दुकान से बाहर निकला और रहीम की ओर चल पड़ा। 100% ये इंजेक्शन नकली होगा, लेकिन पहले इसकी जांच करा लूं, फिर निपटूंगा इससे। क्या रहा? इंजेक्शन तो मिल गया, लेकिन इसकी जांच कराने के लिए हमें इसी समय मिस्टर भटनागर की लेबोरेटरी में चलना होगा। भैया, तुम तो खामखा जांच करने के चक्कर में पड़ रहे हो। पहले इसकी गर्दन नापो, जांच फिर करा लेंगे। यदि वह असली निकला तो? वाकई? तब तो हमारी गर्दन नप जाएगी। बस इसलिए मैं पहले इसकी जांच करा लेना चाहता हूँ। लगभग 15 मिनट के बाद दोनों मिस्टर भटनागर की लेबोरेटरी में उनके सामने खड़े थे। अरे राम रहीम। हेलो मिस्टर भटनागर। कहो भाई, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? मैं इस इंजेक्शन को टेस्ट कराना चाहता हूँ डॉक्टर। मैं जानता था कि बिना काम के तुम समय बर्बाद करने यहाँ नहीं आ सकते। खैर, तुम दोनों बैठो, मैं 1 घंटे में इसकी रिपोर्ट देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। फिर डॉक्टर भटनागर अपनी प्रयोगशाला में प्रविष्ट हो उस इंजेक्शन के परीक्षण में जुट गए। लगभग 1 घंटे के पश्चात, राम, यह इंजेक्शन नकली ही नहीं, जहरीला भी है। इसके शरीर में प्रविष्ट होने के 5 मिनट बाद ही मरीज दम तोड़ देगा। ओह, इसका मतलब यह हुआ कि वह वास्तव में ही नकली दवाइयां बेचता है, और उससे मालूम हो सकता है कि ये नकली दवाइयां वह कहाँ से खरीदता है। राम भैया, मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि इंस्पेक्टर श्याम के महातत्व को इसकी तलाशी लेने पर कोई नकली दवाई क्यों नहीं मिली, जबकि उनके कुछ ही देर बाद जब हम पहुंचे तो उसने तुम्हें ये नकली इंजेक्शन उपलब्ध करा दिया। इसका कारण भी अब मेरी समझ में आ रहा है रहीम। जरूर उसकी दुकान के नीचे कोई अंडरग्राउंड तहखाना होगा और जरूरत पड़ने पर वो वहीं से नकली दवाई निकालते होंगे। तभी तो उसके सेल्समैन को ये इंजेक्शन लाने में लगभग 15 मिनट का समय लग गया था। खैर, अब वह मेरे हाथों नहीं बचेगा, लेकिन उस तहखाने को खोजे बिना उस पर हाथ डालना उचित ना होगा भैया। बिना प्रमाण के वह न केवल छूट ही जाएगा, बल्कि मुख्य अपराधी भी चौकन्ना उठेगा। चिंता मत करो रहीम, अब वह स्वयं ही हमें सब कुछ बताएगा। आओ चलें। अच्छा डॉक्टर, अब हमें इजाजत दीजिए। जरूरत पड़ी तो फिर मुलाकात होगी। मुझे बेहद खुशी होगी राम। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम दोनों इन मौत बेचने वाले शैतानों को जल्द से जल्द खत्म करो। डॉक्टर भटनागर से विदा लेकर दोनों बाहर आकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुए। और अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? फिलहाल सीधे घर चल रहा है। जो कुछ करना है रात को करेंगे। और रात के 1 बजे जब दूर दूर तक माहौल अंधकार और सन्नाटे में डूबा हुआ था, यही है रतन मेडिको के मालिक रतनलाल का निवास स्थान। हाँ, और शायद रतनलाल समेत सभी इस समय गहरी नींद सोए हुए हैं। मेरे पीछे आओ। लेकिन भैया, भीतर प्रवेश कैसे करोगे? गेट बंद है और 4 दीवारी इतनी ऊंची है कि फलांगी नहीं जा सकती। पिछवाड़े की ओर चलते हैं, हो सकता है वहां से भीतर प्रविष्ट होने का कोई मार्ग मिल जाए। कोठी के पीछे पहुंचने पर बन गया काम। इस पेड़ पर चढ़कर हम आसानी से भीतर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो पहले तुम ही चढ़ो ऊपर। दोनों पेड़ पर चढ़ने लगे। शीघ्र ही वे 4 दीवारी के ऊपर झुकी पेड़ की एक डाल पर बैठे थे। अगले ही पल राम भीतर की ओर झुकी हुई इस लोचदार टहनी को पकड़कर भीतर कूद गया। फिर राम की तरह रहीम को भी नीचे पहुंचने में देर नहीं लगी। भीतर तो पहुंच गए, अब घर के भीतर प्रविष्ट होने का भी कोई उपाय करना होगा। आओ सामने की ओर चलते हैं। यदि आगे कुत्तों से वास्ता पड़ गया तो उस खतरे से निपटने के लिए मैं ये साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर लेता हूँ। तुम भी अपना शिकारी चाकू निकाल लो। गुड, ये तुमने अच्छा किया। कुछ आगे बढ़ने पर वह देखो, एक खिड़की खुली है। इससे होकर हमें भीतर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लगता है आज हमारे सितारे पूरे बुलंदी पर हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राम रहीम की कॉमिक्स मौत बेचने वाले के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।